हेलो बच्चों। 1 ग्राम तोला 5,000 रुपए का है। 1 ग्राम 5,000 का सोचो तो क्या उसके मिलीग्राम से आप हजारों रुपए ऐसे छोड़ दोगे क्या? आप नहीं छोड़ोगे। आप कहोगे भैया मुझे मिलीग्राम को भी तोल के दो। जब उस मशीन पे कोई भी सामान नहीं रखा उसने, कोई भी मिठाई नहीं रखी उसने, तो भी उसके ऊपर एक रीडिंग आ रही, लेटर से 5 ग्राम की रीडिंग आ रही। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप उसके ऊपर रखोगे तो वो हमेशा 5 ग्राम एक्स्ट्रा ही देगा ना। सो हमेशा एरर एक ही डायरेक्शन में आ रहा। इट्स अ सिस्टमैटिक। अगर मैं इस पेन की लेंथ को मेजर कर रहा और इसकी मेजरमेंट में मैंने 1 सेंटीमीटर का एरर कर दिया तो इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज एरर। और अगर मैं एक हाईवे की लेंथ को मेजर कर रहा और उसकी लेंथ में मैंने 1 सेंटीमीटर का एरर कर दिया तो बहुत एक्यूरेट रीडिंग कहलाएगी वो। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको मेजर कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्कोप। लेक्चर नंबर 1 इसका हम कर चुके हैं। आज इसके सेकंड लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया था, डायमेंशंस के बारे में पढ़ लिया था, डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में चीजें देख ली थी। आज हम लोग मेजरमेंट और एरर्स की बातें करने वाले हैं। बेटा कोई भी मेजरमेंट बिना एरर के पूरी नहीं होती। मतलब कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होती। हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर जरूर होता है। हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर जरूर होता है बेटा, ठीक है ना। अब एरर क्यों होता है? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई व्हाट इज योर मास, आपका मास कितना है, तो कोई बोलेगा सर मेरा मास है 40 किलोग्राम, बहुत पतला सा है बच्चा। कोई बोलेगा सर मेरा मास है 60 किलोग्राम, तो वो 60 किलोग्राम बोल रहा है तो क्या वो एग्जैक्टली 60 किलोग्राम है या फिर 60 किलोग्राम में कुछ मिलीग्राम्स और भी एडेड हैं? ठीक है, क्या वो 60 किलोग्राम और कुछ मिलीग्राम्स या यू कैन से और भी छोटा जाए माइक्रोग्राम्स या नैनोग्राम्स जुड़े हुए हैं उसके साथ। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट, जिस मशीन से, जिस वेइंग मशीन से आप उसको मेजर कर रहे हो उसकी एक लिमिट है। वो आपको किलोग्राम्स में या केवल और केवल मिलीग्राम्स में बता पा रही है, वो माइक्रोग्राम्स या नैनोग्राम्स नहीं बता रही। ठीक है बेटा, तो जिस भी मेजरमेंट की आप बात करोगे, हर मेजरमेंट कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट से लिया जाएगा। तो हर एक उस इंस्ट्रूमेंट का बेटा एक लिमिट होगा जहां तक वो मेजर कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है, तो अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा प्रिसीजन चाह रहे हो मेजरमेंट के अंदर, कितनी एक्यूरेसी चाह रहे हो मेजरमेंट के अंदर। डिपेंडिंग अपॉन द नीड आप अपनी मेजरमेंट को चुनते हो, मेजरमेंट करने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट को चुनते हो। जैसे कि बेटा मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था, फिर से एग्जांपल रिपीट करता हूं मैं कि अगर आप हलवाई की दुकान पे जाते हो तो हलवाई जिस वेइंग मशीन से मेजर कर रहा होता है वो ग्राम्स में आपको अपना रीडिंग दिखा रहा होता है। तो अगर आप जलेबी खरीद रहे हो तो आपको 1 या 2 ग्राम जलेबी से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 1-आधा ग्राम इधर उधर हो गया कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसमें जो मिलीग्राम्स है उससे आपको फर्क पड़ता नहीं है। ना आपको फर्क पड़ता ना दुकानदार को फर्क पड़ता। तो आप कहोगे ठीक है भैया, अगर आपको 250 ग्राम चाहिए, वो 250 ग्राम दिखा रहा है, आपको आन दो भैया, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हो सकता है कि वो 250 ग्राम पूरा ना हो, वो 249 ग्राम और कुछ मिलीग्राम हो और मशीन ने 250 पर दिखा दिया हो, क्योंकि मशीन या तो 249 दिखा रही या फिर 250 दिखा रही, मशीन उससे ज्यादा या कम नहीं दिखा पा रही। इसलिए आपको नहीं पता कि जब वो 250 दिखा रही तो वो एग्जैक्टली 250 हो चुका है या फिर 249 और कुछ मिलीग्राम्स में ही उसने 250 को शो कर दिया है। या फिर नुकसान जो है वो दुकानदार का भी हो सकता है कि वो 250 प्लस समथिंग हो लेकिन मशीन अभी 250 ही दिखा रही हो, वो मिलीग्राम वो नोटिस ना कर पा रही हो। तो कहने का मतलब यह है कि जलेबी खरीदने जाओगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप उस ग्राम में मेजर करने वाली वेइंग मशीन से मेजर कर लोगे। लेकिन अगर आप सोना खरीदने जाओगे तो आप अपने मिलीग्राम्स को ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने दोगे, आप तो मिलीग्राम तक का हिस्सा मांगोगे। अरे भैया पूरा मिलीग्राम में तोल के दे। अरे भैया 1 ग्राम की भी बहुत बड़ी कीमत है, 5,000
रुपए का 1 ग्राम चल रहा है। 1 तोला सोना 50,000 का चल रहा है, 1 ग्राम तोला 5,000 रुपए का है। 1 ग्राम 5,000 का सोचो, तो क्या उसके मिलीग्राम से आप हजारों रुपया ऐसे छोड़ दोगे क्या? आप नहीं छोड़ोगे। आप कहोगे भैया मुझे मिलीग्राम को भी तोल के दो, मिलीग्राम ही हजारों में आ जाएगा, मिलीग्राम ही बेटा हजारों में आ जाएगा। तो आप उसको छोड़ना ना, आप छोड़ना चाहोगे ना दुकानदार छोड़ना चाहेगा। ध्यान रखना, आप मिलीग्राम तक उसको तोल कर मेजर कर कर लोगे और दुकानदार भी उसको मेजर करके आपको देगा। आ रहेगा समझ में? तो कहने का मतलब क्या है कि कितना एरर है वो आपकी टॉलरेंस पे डिपेंड करता है कि आप कितना टॉलरेट कर सकते हो एरर को। बट हर मेजरमेंट के अंदर एरर होती है। तो पहले हम मेजरमेंट की बात करते हैं, फिर बेटा हम एरर्स पे आएंगे। मेजरमेंट अगर कहें तो हम बहुत बड़े मास को मेजर कर सकते हैं, हम बहुत छोटे मास को मेजर कर सकते हैं, हम बहुत बड़ी लेंथ भी मेजर कर सकते हैं, हम बहुत छोटी लेंथ भी मेजर कर सकते हैं। जैसे ज्यादा मास की अगर बात की जाए तो आप जो है अर्थ का मास भी जानते हैं, सन का मास भी जानते हैं, मेजर कर चुके हैं हम, मतलब हमने नहीं करा लेकिन साइंटिस्ट लोग कर चुके हैं, मतलब ठीक है ना। तो उसको मेजर करने के लिए कोई तराजू नहीं आता है कि आप तराजू के अंदर जो है वो अर्थ के मास को मेजर नहीं करते हो बेटा। अर्थ के मास को मेजर करने के अलग तरीके होते हैं, अलग तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, कुछ चीजें आप डायरेक्टली मेजर नहीं करते, इनडायरेक्टली मेजर करते हो। जैसे वॉल्यूम, एक सिलेंडर का वॉल्यूम मेजर करने के लिए आप डायरेक्टली वॉल्यूम मेजर नहीं करते, आप क्या मेजर करते हो? आप मेजर करते हो उसका रेडियस, आप मेजर करते हो उसकी लेंथ। रेडियस और लेंथ को मेजर करके आप उसका वॉल्यूम बता ले जाते हो बेटा। सिमिलरली डेंसिटी मेजर करने के लिए आप मास मेजर कर लेते हो, रेडियस और लेंथ मेजर कर लेते हो, तो मास, रेडियस, लेंथ से आप मास और वॉल्यूम निकालकर डेंसिटी निकाल पाते हो। तो बेटा अलग अलग तरीके हैं आपके पास, अलग अलग मेथड्स हैं आपके पास चीजों को मेजर करने के। अब वो मेथड्स कितने एक्यूरेट हैं, उन मेथड्स में जो यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कितने एक्यूरेट, सबके अंदर कुछ ना कुछ एरर होता है, ठीक। तो वैसे ही हम बहुत भारी को बहुत हल्के को मेजर कर सकते हैं, हम बहुत बड़े और बहुत छोटे को मेजर कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने हमें 2 मेथड दिए हैं, एक बहुत लंबी लेंथ को मेजर करने का मेथड दिया, उसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड, और एक बहुत छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए उसने एक ओलिक एसिड का डायामीटर मेजर करके बताया कि कितना होगा, ठीक। तो वो दोनों मेथड में आपके साथ बड़ा क्विकली जो है वो डिस्कस करता हूं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स बेसिकली होता क्या है? देखो पैरेलैक्स ये होता है कि हमारे यहाँ 2 आंखें हैं, दोनों एक जगह पर लोकेटेड नहीं है, उनके बीच में एक गैप है, उनके बीच में एक गैप है, ठीक है ना। तो अगर आप सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हो, इस आंख से देखते हो या इस आंख से देखते हो, क्या होता है? वो शिफ्टेड नजर आता है, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस ये कुछ ना कुछ मेथड है। हमें आंखें नहीं झपकानी है, लेकिन हमें 2 अलग अलग लोकेशन में जाकर एक ऑब्जेक्ट को देखने वाले हैं और उससे हम एक एंगल पैदा करने वाले हैं और उस एंगल से हम चीजें निकालने वाले हैं, ठीक है ना। इसके अंदर पैरेलैक्स मेथड के अंदर एक प्रॉपर्टी लगने वाली है सर्कल की। सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? तो सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास ये एक एंगल थीटा है, ये रेडियस आर है, तो बेटा जो ये आर्क लेंथ है ना, ये होती है आर थीटा। लेकिन आप कहोगे सर ये आर्क लेंथ है, अगर मैं यहां पर एक कॉर्ड बनाता हूं ऐसे, तो कॉर्ड थोड़ी सी छोटी होगी आर थीटा से। तो मैं इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी कह रहा, तो मैं कह रहा कि ए बी कॉर्ड इज स्मॉलर देन ए बी आर्क, है ना। लेकिन इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा को हम बहुत छोटा कर दें, थीटा को हम बहुत ही छोटा कर दें, तो क्या होगा देखिए, तो आर्क और कॉर्ड लगभग एक जैसी हो जाएगी, ठीक है ना। देन ए बी कॉर्ड इज नियरली इक्वल्स टू ए बी आर्क, नियरली इक्वल्स टू ए बी आर्क, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी आपको ये इस्तेमाल करनी होगी, बाकी प्रॉपर्टी आपको पता ही है। लेंथ, जो इनके बीच का डिस्टेंस है, जो लेंथ है एल, वो कितना है बेटा? वो आर थीटा के बराबर होता है, आर थीटा। यहां पर थीटा हैज टू बी इन बेटा रेडियंस में होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए। अब एंगल का बता दूं मैं आपको खेल क्या होता है बेटा। एक होता है डिग्री, तो 1 डिग्री की हम बात करते हैं, इसकी फर्दर डिविजन करते हैं, हम एंगल बहुत छोटा लेने वाले हैं। हमारी कहानी में आपको हिंट मिल चुका है, एंगल बहुत छोटा लेने वाले हैं। तो अगर हम 1 डिग्री को तोड़ें तो 1 डिग्री में होते हैं बेटा 60 मिनट, तो यह है डिग्री बेटा, ये क्या है? ये है मिनट। और बेटा 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स,
60 सेकेंड्स बोलते हैं इसको। ये डिग्री का बेटा कन्वर्जन आ गया, ये डिग्री का कन्वर्जन आ गया। अब डिग्री को करते हैं रेडियन में कन्वर्ट, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में तो रेडियन में डालना है। तो बेटा हमें पता है कि जो हमारे पास 180 डिग्री होता है ना, ये होता है पाई रेडियंस। 180 डिग्री होता है बेटा पाई रेडियंस। 180 डिग्री इज पाई रेडियंस। आई बात समझ में? अच्छा जी, अगर 180 डिग्री पाई रेडियंस हमारे पास है तो बेटा 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होगा। पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होगा। आई बात समझ में आपको? तो आपको हो सकता है क्वेश्चन के अंदर एंगल डिग्री में दिया जाए, हो सकता है आपको सेकंड्स में दिया जाए, हो सकता है आपको मिनट्स में दिया जाए। ठीक है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट, आपको उसके हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? अगर आपको मिनट से सेकंड में आना है तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड से मिनट में आना है तो 60 से डिवाइड करोगे, मिनट से डिग्री में आना है फिर 60 से डिवाइड करोगे, और अगर आपको डिग्री से रेडियन में आना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा एंगल किसमें? रेडियन में। इसको बेटा पुट कर सकते हो आप और सॉल्व कर सकते हो उसके। बट सर मेथड क्या है ये तो बताइए। अब आते हैं मेथड पे। ये तो उसको बेटा बिहाइंड मेथड के पीछे की जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री या मैथमेटिक्स है वो समझाया मैंने आपको। ठीक, अब बात करते हैं कि भैया हमारे पास जो मेथड है वो क्या है। तो पैरेलक्स मेथड यूज होता है बेटा टू मेजर लार्ज डिस्टेंस, टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस। बहुत बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं। तो हम कह रहे हैं कि देखो हमारे पास अगर यहां पर एक स्टार है और हम यहां पर खड़े हैं, इस तरीके से खड़े हैं, अर्थ है ये, 2 पॉइंट हमने अर्थ के ले लिए और इस दूर कहीं स्टार को देखना चाह रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं भैया इसकी दूरी कितनी है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि लेट अस से हम अर्थ पे कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं। अर्थ पे हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट हमने ये चुन लिया, एक पॉइंट हमने ये चुन लिया। अब ये दूरी इतनी ज्यादा है ना, मैंने अर्थ इतनी बड़ी भली बनाई है, लेकिन इतनी बड़ी अर्थ आपको दिखेगी नहीं, बहुत छोटी सी अर्थ दिखेगी आपको। उस पर कोई 2 पॉइंट लोगे जो बहुत दूर आपके लिए होंगे, लेकिन स्टार के लिए वो पॉइंट बहुत नजदीक रहेंगे और ये एंगल बहुत छोटा बनेगा। ये एंगल बहुत छोटा बनेगा। हम ये डिस्टेंस डी निकालना चाह रहे, हम कह रहे कि ये एंगल थीटा है, मान लिया हमने निकाला, और हमने कहा कि देखो ये एंगल को हम कह रहे हैं, इस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं बी, इसको कहते हैं हम बेसिस। क्या बोलते हैं उसको? बेसिस बोलते हैं। इसको बी बोल सकते हैं, इसको एल बोल सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। मैंने बेसिस के लिए बी रख दिया ना। तो अगर मैं स्टार को सेंटर मानते हुए, यहां पर एक सर्कल बना दूं, तो बड़ा इस सर्कल की जो ये आर्क है और जो ये कॉर्ड है लगभग बराबर होंगी, लगभग बराबर होगी। सिचुएशन कुछ ऐसी होगी बेटा, आप देखेंगे लगभग बराबर रहने वाली है। Because angle is going to be very small, बहुत छोटा एंगल रहने वाला है। ठीक बच्चा, चलो आज देखते हैं। अगर ये एंगल थीटा है, ये बेसिस है, ये डिस्टेंस डी है, तो ये एक तरीके से रेडियस हो गया आर और ये हो गया कॉर्ड, तो बी इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है ना? तो आर कितना हमारे पास? आर हमारे पास डी है, डी थीटा। तो कितना डिस्टेंस आ रहा है बेटा? बी बाय थीटा डिस्टेंस आ रहा है। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑल यू नीड टू फाइंड इज द एंगल थीटा एंड जो 2 पॉइंट्स आपने लिए उनके बीच का डिस्टेंस लेना है आपको। तो ये डिस्टेंस मिल गया और ये एंगल मिल गया, तो आपका डी अपने आप ही निकल के आएगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, कोई ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, सिंपल सी बात है। तो डरना नहीं है, पैरेलल मेथड से बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं है। अब क्या है, एक और इसके अंदर निकालने की चीजें आ सकती है। वो क्या है? अगर आपके पास कोई एक बड़ा स्टार या प्लैनेट है, ठीक है ना, और आप उसका डायमीटर निकालना चाह रहे हैं, तो उसका डायमीटर कितना बड़ा है वो, ठीक है। तो अब की बार आप अर्थ पे किसी एक पॉइंट पर बैठे हो, ठीक है, आपको 2 अलग पॉइंट नहीं लेने इस बारी, अब आपको एक ही पॉइंट लेना है और आप इसके 2 एंड्स को देखोगे। इस बार आप इसके 2 एंड्स को देखोगे, ठीक है ना। आपने एक बार इस एंड को देखा, एक बार उस एंड को देखा। इस बारी आप अपने आप को सेंटर मानते हुए यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर रहे और इस एंगल को मेजर कर रहे। ये एंगल आ रहा बहुत छोटा। हम जानना चाहते हैं भैया डिस्टेंस कितना है, तो इस बार मैंने इसको क्या कहा, मैंने इस डिस्टेंस को डायमीटर को डी कह दिया, डायमीटर को मैंने डी कह दिया, और इस डिस्टेंस को मैंने क्या कहा, कैपिटल डी कह दिया, कैपिटल डी कह दिया।
ठीक है ना। अब कैपिटल डी तो हमें पता है ऑलरेडी, हम इस तरह से कैपिटल डी निकाल सकते हैं, इसे किसी भी एक पॉइंट को दो पॉइंट में देख के निकाल सकते हैं। तो भाई हमें अब कैपिटल डी पता है, स्मॉल डी निकालना है, तो हम क्या कहेंगे, स्मॉल डी इज इक्वल्स टू कैपिटल डी इंटू थीटा कहेंगे। इस बार हम स्मॉल डी निकल जाएगा। डायामीटर ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट्स हमने निकाल दिया, डायामीटर ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट हमने निकाल दिया। तो ये जो मैंने बनाया है ये हमारा हेवनली ऑब्जेक्ट है। इट कैन बी अ बिग एस्ट्रॉइड, इट कैन बी अ स्टार फार अवे। कैपिटल डी का डिस्टेंस हमने ऐसे निकाल दिया था पहले ही, हमें दूरी पता थी तो हम डायमीटर भी निकाल पाएंगे। तो पहले दूरी निकालनी है फिर डायमीटर निकालना है, ये तरीका हमारे पास आ गया। ठीक, चलो भाई एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि कैसे करना है। बहुत ज्यादा कुछ इसके बारे में एज सच मैं ये कहूं कि पूछा जाता है तो ट्रू नहीं है, ये बात कम आता है इसके बारे में, बट स्टिल हमें एक क्वेश्चन कर लेना चाहिए, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं इसकी। तो हम कह रहे हैं कि सन से एंगुलर डायामीटर, मतलब कह रहे हैं सन है यहां पर, उसका एंगुलर डायामीटर दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 1920 सेकेंड्स, डबल डैश मतलब सेकेंड से। तो आइए सबसे पहले इसको ना हम कन्वर्ट करते हैं। अब एंगुलर डायमीटर का मतलब क्या हुआ, एंगुलर डायमीटर का मतलब हुआ कि यहां पर जो भी देख रहा है ना उसके लिए एंगल जो है ना वो है ये थीटा, जो एंगल है ये है 1920 सेकेंड्स। ठीक, लेट्स कन्वर्ट इट। तो हम कह रहे हैं कि 1920 सेकेंड्स को इफ वी कन्वर्ट इनटू मिनट्स तो ये 1920 डिवाइड बाय 60 मिनट बनेगा। ठीक है, फिर इफ वी कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज तो एक बारी और इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो डिग्री बनेगा। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, किससे, पाई बाय 180 से, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ रही बात समझ में आपको। तो बेटा ये हमारे पास अल्टीमेटली रेडियंस के अंदर आंसर आ गया, रेडियंस में हमारे पास बेटा ये एंगल आ गया, हमको थीटा मिल गया। सो वन ऑफ द थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज टू कन्वर्जन ऑफ एंगल इनटू रेडियंस, वो आपको आना चाहिए। इसके आगे कहानी तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। तो कह रहा थीटा मैंने आपको दे दिया, सन से अर्थ का डिस्टेंस जो है कैपिटल डी जो है 1.496 10 टू द पावर 11 मैंने आपको दे दिया, आपको ये डिस्टेंस स्मॉल डी निकालना है। तो बेटा इस बारी सेंटर ये बन रहा है आपके सामने क्लियरली। तो बेटा ये आपका कॉर्ड हो गया, और जो कॉर्ड की लेंथ होती है बेटा वो होती है आर थीटा। आर कितना है 1.496 10 टू द पावर 11, और थीटा की वैल्यू ये रही आपके सामने। आप कहोगे ये है 1920 डिवाइड बाय 60 इंटू 60 इंटू 180 इंटू पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। बेटा ये डबल डैश नहीं, 11 है, ध्यान रखना, ठीक है। बस वो सॉल्व करना है एंड वी विल गेट आवर आंसर, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ये मीटर में है तो हमारा आंसर भी बेटा मीटर में ही आने वाला है, इतना मीटर हमारा आंसर। सो कैलकुलेशन है आगे, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक बच्चा, चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा। एक और छोटा सा हमें दे रखा है एनसीईआरटी में, मैं उसको भी कवर कर लेता हूं, लेट्स नॉट स्किप थिंग्स, ठीक है ना। तो ये आ रहा है एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, ठीक है ना, साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो हम कौन सा मॉलिक्यूल लेने वाले हैं यहाँ पे, ओलिक एसिड लेने वाले हैं, ओलिक एसिड। क्या कह रहा है ओलिक एसिड, इसका डायमीटर कैसे निकालने वाले। तो हमने कहा कि देखो हमने क्या किया, हमने 19 ml ऑफ ओलिक एसिड लिया और इसको हमने मिक्स कर दिया। इसको हमने बेटा मिक्स कर दिया। इनफैक्ट हमने 1 ml लिया, सॉरी 1 ml ऑफ ओलिक एसिड लिया और इसको मिक्स कर दिया हमने 19 ml ऑफ एल्कोहल के अंदर। 19 ml ऑफ एल्कोहल में हमने मिक्स कर दिया इसको, ठीक है। तो हम एल्कोहल में इसको इसलिए मिक्स कर रहे हैं कि उसमें इजीली वो जो है वो मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 ml ऑफ ओलिक एसिड लिया और उसको 19 ml ऑफ एल्कोहल में हमने मिक्स करके एक मिक्सचर बना लिया। तो हमें 20 ml सॉल्यूशन मिल गया, 20 ml सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है ना। जो सॉल्यूशन हमारे पास है, इस सॉल्यूशन के अंदर केवल 1 ml ओलिक एसिड है, केवल 1 ml ओलिक एसिड है।
तो बहुत ही डाइल्यूटेड है ये, इसको हमें और डाइल्यूट करना है, इसको हमें और डाइल्यूट करना है। तो हमने क्या किया, हमने फिर 1 ml ऑफ सॉल्यूशन लिया, जो सॉल्यूशन हमने बनाया ना इसका 1 ml लिया, और इसके 1 ml में हमने क्या किया, इसके 1 ml में हमने वापस से 19 ml ऑफ अल्कोहल मिक्स कर दिया, 19 ml अल्कोहल वापस से मिक्स कर दिया। तो क्या बना हमारे पास, 20 ml सॉल्यूशन वापस से बन गया। ठीक है, अब इस 20 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना ऑलिक एसिड है, कितना ऑलिक एसिड है बताओ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना बेटा, जो हमारे पास ये सॉल्यूशन था इसके अंदर 1 ml था, मतलब 20 ml में 1 ml, 20 ml में 1 ml, तो 1 ml सॉल्यूशन में कितना ऑलिक होगा, 1/20, 1/20। हम क्या रहे, इसकी बात कर रहे हैं। पहले हमने कहा देखो 20 ml सॉल्यूशन, 20 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 1 ml ऑलिक एसिड, 1 ml ऑलिक एसिड का रहा है। ठीक, तो 1 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 1/20 ml ऑफ ऑलिक एसिड। आई बात समझने, यूनिटरी मेथड सिंपल कि 20 ml में 1 ml है, तो 1 ml में 1/20 ml है। तो जब हमने 1 ml सॉल्यूशन लिया, जब हमने 1 ml सॉल्यूशन लिया मतलब 1/20 ml ऑलिक एसिड लिया, उसमें 19 ml घोल दिया, मतलब अब जो 20 ml बना उस 1/20 ml में 1/20 ml ऑलिक एसिड खाली, केवल इतना ही ऑलिक एसिड है। तो दिस कंटेन्स 1/20 ml ऑफ ऑलिक एसिड। ठीक, तो भैया इसका 1 ml में कितना ऑलिक एसिड होगा, तो अब हम बोल सकते हैं कि 20 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 1/20 ml of olic acid. That means 1 ml of solution contains 1/400 ml of olic acid. So we have diluted it. हमने उसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर इतना डाइल्यूट करना था तो बड़ा सिंपल सा काम था, आप 399 ml अल्कोहल लेते और उसमें 1 ml डाल लेते। सिंपल सी बात है ना भाई, 400 ml में 1 ml ऑलिक एसिड है, मतलब 399 ml क्या है, अल्कोहल है। तो भैया कितना अल्कोहल खराब होता आपका, कितना अल्कोहल खराब होता, 399 ml खराब होता। अब कितना ml आपने यूज किया, अब आपने केवल 40 38 ml का इस्तेमाल किया। तो 38 ml अल्कोहल इस्तेमाल करके आपने इस डाइल्यूशन को प्राप्त कर लिया। और कितने डाइल्यूशन है ये डाइल्यूशन है बेटा 1 ml में 1/400 ml ऑलिक एसिड। सो दैट इज द डाइल्यूशन दैट यू गेट। तो बहुत डाइल्यूटेड था, आपने ये सॉल्यूशन बनाया। अब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बना क्यों रहे हैं, व्हाई वी आर मेकिंग डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हियर, ये मैं आपको बताऊंगा आगे अभी। बट हमने एक बहुत ही डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को तैयार कर लिया है, इतनी बात हमको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। हमने यहां पर एक कंटेनर लिया, अच्छा कंटेनर, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर हमने पानी भरा। क्या भरा, पानी भरा। ठीक है, तो बड़ा इसमें क्या भरा हुआ, पानी भरा हुआ है। ठीक, अब हमने क्या किया, अब हमने इसके ऊपर ना एक पाउडर छिड़क दिया, ऐसे करके ना पाउडर छिड़क दिया हमने यहां पर ऐसे। अभी हम बीच का सरफेस छोड़ रखा है, क्यों छोड़ रखा बताऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन हमने पूरे उसके ऊपर पाउडर छिड़क दिया। कौन सा पाउडर था बेटा ये पाउडर है आपका, इसको बोलते हैं लाइकोपोडियम पाउडर यहां पे कर क्या रहा है, पाउडर छिड़का क्यों, बिकॉज पानी ट्रांसपेरेंट है बेटा, और जो आपका अल्कोहल और वो बन रहा है ऑलिक एसिड का सॉल्यूशन, वो भी आपका ट्रांसपेरेंट ही सॉल्यूशन है। तो वो भी ट्रांसपेरेंट, ये भी ट्रांसपेरेंट दिखेगा कैसे। तो हमने सरफेस से क्या किया, हमने लाइकोपोडियम पाउडर को रख दिया। अच्छा, अब ये व्हाइट एक चादर उसके ऊपर बन चुकी है पूरी।
तो इसकी सरफेस पे आपको पूरी व्हाइट चद्दर दिख रही है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक ड्रॉपर लिया और उस ड्रॉपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके ऊपर कुछ बूंदे ड्रॉप करने वाले हैं। ठीक है, तो हम कह रहे कि इस ड्रॉपर से हमने n ड्रॉप्स ऑफ VmL ईच, हर ड्रॉप का हमने मान लिया कि जो वॉल्यूम है वो VmL है, तो वी ड्रॉप्ड n ड्रॉप्स ऑफ VmL ईच ऑन द सरफेस। अब जो ये सॉल्यूशन हमने इसके ऊपर ड्रॉप कर रहे हैं, कौन सॉल्यूशन जो हमने बनाया था यहां पर, ये सॉल्यूशन 20 फाइनल सॉल्यूशन था हमारा, इसको हमने एक ड्रॉपर में भरा और ड्रॉपर में भर के हम यहां पे ड्रॉप कर रहे हैं। जब हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो क्या होगा, इस ड्रॉपर से जो सॉल्यूशन निकला उसमें कुछ ऑयलिक एसिड होगा और बहुत कुछ एल्कोहल होगा। नाउ लिसन केयरफुली, एल्कोहल इज सॉल्यूबल इन वाटर लेकिन ऑयलिक एसिड डजंट डिसॉल्व इन वाटर। तो जैसे ही इसके ऊपर ऑयलिक एसिड और अल्कोहल का सॉल्यूशन गिरा, अल्कोहल तो पानी में घुल गया लेकिन ऑयलिक एसिड ऊपर अपनी एक परत बना रहा। ऑयलिक एसिड कम डेंस होता है पानी से, तो वो ऊपर अपनी एक परत बना रहा। वो परत कैसे बनेगी बेटा, वो एक सर्कुलर परत बनेगी उसकी एक। ठीक है, क्योंकि चारों डायरेक्शन में फैलेगा, ऑयलिक एसिड चारों डायरेक्शन में फैलेगा। ठीक है ना, और जब वो यहां पर फैलेगा ना तो यहां पर एक ट्रांसपेरेंट सा सर्कल बन जाएगा और उसके चारों तरफ इस तरीके से ये पाउडर होगा, ऐसे पाउडर होगा। ये तो पाउडर आ गया यहां पर, ये सारा पाउडर है। पाउडर है और यहां पर आपको एक सर्कल दिख रहा है, यहां पर आपको एक ट्रांसपेरेंट सर्कल दिख रहा। ये ट्रांसपेरेंट सर्कल किसका है बेटा, ये ऑयलिक एसिड है। अल्कोहल घुल गया, अब लेकिन कितना ऑयलिक एसिड है, इसका वॉल्यूम कितना है ऑयलिक एसिड का, निकालने के दो तरीके हैं इसका वॉल्यूम, देखते हैं कैसे। एक तो हमने कहा कि हमने कुल मिलाकर n × VmL सॉल्यूशन डाला। हम कह रहे कि 1 ml में 1/400 ml ऑयलिक एसिड है, तो बेटा NVmL में विल कंटेन 1/400 × NVmL of 1/400 × NVmL of ऑयलिक एसिड। ये हो रहा हमारे पास, आ रही बात समझ में। सो NVmL सॉल्यूशन कंटेन्स 1/400 NVmL ऑफ ऑयलिक एसिड, ये हम लिख रहे हैं। क्लियर बेटा, आ रही बेटा बात समझ में आपको, ये हमारे पास आ गई बात। ठीक है, तो इतना ml हमने इसके ऊपर छिड़का है, तो ये सर्कल दिख रहा, इसमें इतना ml है। अब देखो, इस सर्कल को हम क्या मान सकते हैं, इस सर्कल को हम मान सकते हैं कि ये एक सिलेंडर है। सर सिलेंडर कैसे, बड़ा कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी ना इसकी, तो बहुत कम ही सही। तो ये सर्कल कुछ ऐसे बन रहा एंड इट हैज अ वेरी 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 स्मॉल थिकनेस। नाउ वन प्रॉपर्टी ऑफ ऑयलिक एसिड इज कि वो बहुत ही फैलता है। ऑयलिक एसिड फैलता बहुत है, सरफेस से बहुत फैलता है, इसलिए हमने इसको इतना डाइल्यूट किया ताकि ये पूरा कंटेनर ना भर जाए। मतलब थोड़ा डाले और पूरा कंटेनर भर जाए, ऐसा ना हो। हम चाहते हैं बहुत ही लिमिटेड अमाउंट उस पर जाए, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट पे जाए, ताकि वो एक सर्कल बना के खत्म हो जाए और ना फैल पाए, और वो अपनी मॉलिक्यूलर लेवल तक फैल जाता है। वो मॉलिक्यूलर लेवल तक फैल गया, जहां तक मौका मिला फैल गया, बट अब इससे आगे नहीं फैल पा रहा, मतलब अब और उसमें अंदर थिकनेस बचा नहीं, वो अपनी मॉलिक्यूलर लेवल तक आ चुका है। इसका जो मॉलिक्यूलर लेवल है उस तक पहुंच चुका है, सिंगल लेयर एक तरीके से आप कह रहे हो बन सकती है। ठीक है, अब इसका रेडियस निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ पेपर लेते हैं, ग्राफ पेपर को यहां पर इसके ऊपर रखते हैं, तो उसके ऊपर ये ट्रांसपेरेंट सर्कल सा बन जाता है। ठीक है ना, उसका रेडियस हम निकाल लेते हैं। एक बार हमें इसका रेडियस मिल गया और इसका थिकनेस मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम होगा πr² × t, ये इसका वॉल्यूम होगा। और बेटा ये वॉल्यूम किसके बराबर है, ये वॉल्यूम है 1/400 NVmL के बराबर है। ठीक है बेटा, ये ml है, ml मतलब सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब आपको यहां पे r और t सेंटीमीटर में रखने हैं। यू हैव टू पुट r and t in सेंटीमीटर्स। r बेटा रेडियस है, t थिकनेस है, t क्या है बेटा, t थिकनेस है इसकी, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, n यहां पे नंबर ऑफ ड्रॉप्स थी, और वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप
किसमें रखनी है ये? इन ml और सेंटीमीटर क्यूब तो ml में रख लेना या सेंटीमीटर क्यूब में रख लेना, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपको क्या मिल रहा है? यहां से आपको थिकनेस मिल रही है। थिकनेस होगी कितनी? 1/400 NV डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। बेटा ये आपका फॉर्मूला आ गया। रेयरली कोई क्वेश्चन इस पर आता है, मतलब कम आते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर, लेकिन फिर भी बेटा आपको पता होना चाहिए आपको कि भाई ये भी ऐसी कोई चीज हमारे कोर्स में अगर आ गया तो कुछ नहीं कर सकते। लेट्स कवर दिस थिंग एज वेल। ठीक है बच्चों, चलो अब क्विकली बेटा मूव ऑन करते हैं थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ। तो पहला बेटा एक डिफरेंस है जो बच्चों के मन में बहुत रहता है, बच्चे बार बार क्वेरी पूछते हैं, सर एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है? तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आप ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक हैं, और प्रिसीजन का मतलब होता है आप डेसिमल में कितना आगे तक मेजर कर पाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखो मान लिया हमारे पास दो घड़ियां हैं, 2 क्लॉक्स है। मान लेते हैं हमारे पास 2 क्लॉक्स है, ठीक है। लेट अस से अभी जो समय हो रहा है, मान लिया समय हो रहा है 3:20, ये समय हो रहा है मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास 2 घड़ियां हैं। एक घड़ी हमारे पास है जो समय दिखा रही है हमको मिनट तक, और एक घड़ी हमारे पास है जो समय बता रही है हमें सेकंड्स तक, ठीक है। तो जो पहली घड़ी बता रही है 3:19 हो रहे हैं। दूसरी घड़ी में समय बता रही है, समय हो रहा उसके हिसाब से 3:50 और 20 सेकंड्स हो रहे हैं। और ये है ट्रू टाइम, ये है ट्रू रीडिंग ये है। तो एक्चुअल में तो 3:20 हो रहे हैं, सेकंड से नहीं पता एक्चुअल में कितना हो रहा है, 3:20 एक्चुअल में हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब ये देखना 3:19 दिखा रहा है, 3:19 दिखा रहा है, तो बड़ा एक्यूरेट तो ये भी नहीं है, लेकिन कौन ज्यादा सही है, कौन ज्यादा एक्यूरेट है? तो एक्यूरेट का मतलब क्या हुआ? ये ट्रू वैल्यू कितना नजदीक हो आप, तो आप कहोगे ये 3:20 ये ज्यादा नजदीक है, वो तो 3:50 है, दूर चला गया ना। तो ये क्या है? मोर एक्यूरेट, ये है बेटा मोर एक्यूरेट है, ठीक है ना। और देखो ये सेकंड तक बता रहा है, तो एक्यूरेट भले ही ना हो लेकिन ये प्रिसाइज है, इसको बोलते हैं मोर प्रिसाइज। सो मोर एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज। तो प्रिसीजन बता रहा है कि आप डेसिमल में कितना आगे तक, मतलब कितना और छोटी वैल्यू को मेजर कर पा रहे, दैट इज प्रिसीजन। एक्यूरेसी ट्रू वैल्यू कितना नजदीक, ठीक है ना। तो ये इनके बीच में बड़ा डिफरेंसेस है, ठीक है। चलो अब आते हैं, हमने कहा कि देखो एरर्स होते हैं हर एक रीडिंग के अंदर, कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं होता। देयर आर सम एरर्स ऑलवेज इन एनी टाइप ऑफ रीडिंग, बट एरर्स को भी हम डिफरेंट कैटेगरी से बांट सकते हैं। तो सबसे पहला एरर हमारे पास आता है बेटा, उसको हम कहते हैं क्या? सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स वो होते हैं जो एक डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है ना, विच आर इन वन डायरेक्शन। Now, what is the meaning of one direction? डायरेक्शन ऑफ एरर क्या? ट्रू वैल्यू से अगर ज्यादा रीडिंग आ रही तो हर बार ज्यादा ही आ रही, या ट्रू वैल्यू से कम रीडिंग आ रही तो बड़ा हर बार रीडिंग कम आ रही, ठीक है ना। दैट इज द एरर व्हिच इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। तो ऐसे में अगर हमें एरर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम उतना एरर को एडजस्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमेशा वो एक डायरेक्शन में होता है। खैर, फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको सबसे पहला एरर मिल रहा है इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या मतलब है इसका? जैसे अगर आप जैसे मान लो आप अगेन हलवाई की दुकान पे जाते हो, उसके पास जो मशीन रखी हुई है, ठीक है। अब आपको सर बार बार आप हलवाई की दुकान पे जाते हो, है ठीक है। तो मान लीजिए आप एक हलवाई की दुकान पे जाते हो, मीठा वो पसंद है मुझको, ठीक है। अगर आप हलवाई की दुकान पर जाते हो, ठीक है, और उसके पास जो मशीन रखी है, आप देखते हो कि जब उस मशीन पे कोई भी सामान नहीं रखा उसने, कोई भी मिठाई नहीं रखी उसने, तो भी उसके ऊपर एक रीडिंग आ रही, लेट अस से 5 ग्राम की रीडिंग आ रही। जब 0 रीडिंग उसको देनी चाहिए थी तो वो 5 ग्राम की रीडिंग दे रहा, मतलब एक्स्ट्रा रीडिंग दे रहा है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप उसके ऊपर रखोगे तो वो हमेशा 5 ग्राम एक्स्ट्रा ही देगा ना। सो हमेशा एरर एक ही डायरेक्शन में आ रहा, इट्स अ सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर जैसे इसको, जैसे कि एक जीरो एरर जिसे आप कह सकते हो, जिसको आप एक जीरो एरर भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंट एरर का एक एग्जाम्पल है इंस्ट्रूमेंट जीरो एरर, ठीक है ना, वो सिस्टमैटिक एरर का पार्ट होता है। दूसरा क्या होता है? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और प्रोसीजर्स। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। मान लिया आप एक करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने तारे ले रखी है।
तो प्रॉब्लम क्या होती है, आपको उन तारों की रेजिस्टेंस पता नहीं होती, तो आप उन तारों की रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हो। लेकिन भाई उन तारों में भी तो एक रेजिस्टेंस है ना, वो भी आपके सर्किट को इंपैक्ट तो करेंगी ना। सो हाउ कैन यू रिमूव दीज काइंड ऑफ एरर्स? यू कैन नॉट एग्जैक्टली रिमूव दीज एरर्स, बट आप प्रिकॉशंस ले सकते हो। जब भी स्कूल में आपको एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं, आपकी एक एक्सपेरिमेंट की फाइल बनती है, उसके अंदर आप लिखते हो लिस्ट ऑफ प्रिकॉशंस, ठीक है ना, कि प्रिकॉशंस क्या क्या रखनी है आपको ताकि आपकी एरर्स कम से कम हो। एंड वन ऑफ द अजम्पशंस, वन ऑफ द प्रिकॉशंस दैट यू नीड टू टेक हियर इज कि आप कनेक्टिंग वायर्स छोटी लो, जितनी जरूरत है उतना लो, उससे बड़ी कनेक्टिंग वायर आपको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर्सनल एरर्स, फॉर एग्जांपल यहां पे लिया मैंने पैरेलक्स एरर। मतलब क्या है इसका? जब आपके सामने एक स्केल होता है, उसमें रीडिंग ना बहुत पास 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 होती है, ऐसे कुछ होता है वो, ठीक है, ऐसे रीडिंग होती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, ऐसे रीडिंग के ऊपर इस स्केल और जो पॉइंटर है वो इससे चिपका नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। तो जब थोड़ा सा ऊपर होता है ना, तो अगर आप थोड़ा साइड से देखोगे तो आपको वो अलग मार्किंग से टच होता हुआ दिखेगा, इधर से देखोगे वो आपको दूसरी मार्किंग से टच होता हुआ दिखेगा, बिकॉज उनके बीच में गैप है, उनके बीच में गैप है, ठीक है ना। तो अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसे देखते हो, ठीक है ना। एंड नॉर्मली क्या होता है ना, आपके देखने का, आपकी गर्दन हमेशा नॉर्मल एक एंगल पर सेंटर्ड रहती है, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं, कभी आप ऐसे, कभी फिर आप ऐसे, कभी आप ऐसे देखते हो। नॉर्मली आप नॉर्मली एक ही पोजीशन पर आकर देखते हो, वो आपका स्टाइल है देखने का, ठीक है। तो बेटा वो है बेटा पैरेलक्स एरर, जो कि पर्सनल एरर की वजह से जनरेट हो रहा है। आप अगर ढंग से उसको नहीं देख रहे हो तो उसके वजह से जनरेट हो रहा है। हाँ, अगर आप बिल्कुल उसके ऊपर उसकी सीध में आकर देखोगे तो आपको ट्रू रीडिंग मिल जाएगी। तो उस तरीके से आप पर्सनल एरर्स को प्रिकॉशनर अगेन लेकर अवॉइड कर सकते हो, प्रिकॉशन लेकर अब अवॉइड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, रैंडम एरर, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ऐसे एरर जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है बेटा, वो बाई डायरेक्शनल हो सकते हैं, बाई डायरेक्शनल हो सकते हैं बेटा। ये रैंडम एरर्स का होता है बेटा, बाई डायरेक्शनल हो सकते हैं, ये आगे की पीछे हो सकते हैं, ये ठीक है ना। इनको बोलते हैं बेटा रैंडम, मतलब जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो आएंगे, बार बार आएंगे, क्यों आ रहे हैं, कभी आप रीजन पता होगा, रीजन नहीं पता होगा, कंट्रोल नहीं होगा, रीजन पता होगा तो कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम समझाते हैं, मान लिया एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम का आप टाइम पीरियड मेजर कर रहे हो, ठीक है। आपके हाथ में एक स्टॉप वॉच है, तो जैसे ही पेंडुलम अपना चक्कर लगाकर वापस आ रहा है, आपको इसको स्टॉप वॉच को स्टॉप करके टाइम नोट करना है। लेकिन कई बार क्या होगा ना, एंजाइटी के अंदर या जल्दबाजी के अंदर आप थोड़ा सा पहले बटन दबा दोगे, और कई बार आप एकदम लास्ट रीडिंग लेने के लिए ना थोड़ा सा देर से बटन दबाओगे, तो उसमें कुछ मिली सेकंड्स का फर्क पड़ेगा। तो कभी आप जल्दी दबा रहे होगे, कभी आप स्लाइटली देर से दबा रहे होगे, हर बारी एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर आप बटन नहीं दबा पाओगे, ठीक है। तो रैंडम एरर कभी पॉजिटिव साइड पे आएगा, कभी नेगेटिव साइड पे आएगा, दो चलने वाला है। तो इसके लिए क्या करते हैं अभी बताने वाला हूं आपको। इसके लिए हम मल्टीपल रीडिंग्स लेकर एवरेज लेते हैं, अभी इसकी बात करते हैं। लास्ट हमारे पास है लीस्ट काउंट एरर। तो लीस्ट काउंट एरर का मतलब क्या है बेटा, हर एक इंस्ट्रूमेंट के मेजर करने की एक लिमिट होती है। जैसे अगर आपके पास आपका स्केल भी है, कुछ मार्किंग बनी है स्केल पे, तो मान लीजिए ये हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब जो आपने ऑब्जेक्ट रखा ना, वो यहां तक आ गया, वो यहां तक आ गया, मतलब 3 और 4 के बीच में आ रहा, 3 और 4 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया 3 से रीडिंग बड़ी है, 4 से कम है, लेकिन मार्किंग नहीं है मेजर करने के लिए हमारे पास। सो इट हैज अ लिमिट, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? लीस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम रीडिंग that you can measure from the instrument. Minimum reading that you can measure from the instrument is called the least count. अब लीस्ट काउंट के एरर को कम करने के लिए क्या कर सकते हो? तो बड़ा इसके एरर को कम करने के लिए आप या तो बड़े रीडिंग ले सकते हो या फिर आपको इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ेगा। बड़ी रीडिंग का मतलब क्या हुआ, मान लिया अगर आप टाइम पीरियड वाले पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर जो स्टॉप वॉच आपके पास है ना, मान लेते हैं कि वो सेकंड्स में रीडिंग दे रही है, तो उसका जो लीस्ट काउंट हुआ वो हुआ 1 सेकंड का मिनिमम रीडिंग, ठीक है। तो उसमें जो मैक्सिमम एरर आ सकता है लीस्ट काउंट की वजह से, वो 1 सेकंड का आ सकता है, ठीक। आप चाहे एक
आप चाहे एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड नोट करो या 10 का नोट करो, एरर तो 1 सेकंड का ही आएगा ना। तो उसमें क्या करते हैं हम इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन ऑसिलेशन, हम उसमें ना उसको 20 बारी, 30 बारी, 100 बारी ऑसिलेट होने देते हैं। और जब 100 ऑसिलेशंस का हम एक साथ मेजरमेंट करते हैं तो हमें बड़ा टाइम मिलता है। तो उस बड़े टाइम में 1 सेकंड का एरर आता है। बड़े टाइम में 1 सेकंड का एरर भी छोटा एरर कहलाता है, ठीक है ना। अभी आप देखेंगे किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल से हम आपके सामने स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। एग्जांपल से पहले मैं आपको उसकी थ्योरी बता दूं कैसे हम यहां पर इसको करने वाले हैं। रैंडम एरर के बारे में आपसे बात कर रहा था। तो रैंडम एरर को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना है, एक रीडिंग नहीं बल्कि मल्टीपल रीडिंग्स लेनी है और फिर उसका एवरेज लेना है। तो हमने कहा कि मान लिया हमको एक एक्स रीडिंग है, एक एक्स मेजरमेंट है जिसको लेना है। इट कैन बी लेंथ, इट कैन बी मास, इट कैन बी टाइम, पर कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। तो हमने जब इसकी रीडिंग ली तो हमें रीडिंग मिली x1, x2, x3, xn, ये हमको रीडिंग्स मिली। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम इसका एवरेज ले लेंगे, उसको बोलेंगे बेटा एक्स मीन। क्या बोलेंगे उसको, एक्स मीन बोलेंगे। Now what is x mean बेटा, x mean will be x1 plus x2 plus dot dot plus xn divide by n। ये हमारे पास x mean आ गया। Now we will say कि x mean should be more accurate because हमने काफी बार रीडिंग ली है, तो it should be closer to the actual value, ठीक है। तो x mean should be closer to the actual value। So हर एक रीडिंग में कुछ एरर है। So let us try to find out हर एक रीडिंग में कितना एरर है। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो एरर पॉजिटिव साइड में है कि नेगेटिव साइड में, क्योंकि वो तो कभी ना कभी पॉजिटिव साइड भी होगा, कभी नेगेटिव साइड भी होगा, हमें पता ही है, ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जो एरर हमारे पास आ रहा है ना, हम ये जानना चाहते हैं कि ऑन एन एवरेज हम कितनी गलती कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव साइड में कर रहे हो चाहे वो नेगेटिव साइड में कर रहे हो। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट एरर इन ईच रीडिंग। सो वी आर सेइंग दैट कि भैया ये है एक्स मीन माइनस x1, इसको मॉड डाल देते हैं क्योंकि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो पॉजिटिव साइड में है कि नेगेटिव साइड में है। एंड लेट अस कॉल दिस एज डेल्टा x1। सो व्हाट इज डेल्टा x1? तो बेटा डेल्टा x1 इज द एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग। पहली रीडिंग के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर है ना, वो आपके पास डेल्टा x1 है, ठीक है। सिमिलरली यू विल फाइंड डेल्टा x2। And what is delta x2 beta? Delta x2 will be x mean minus x2. Delta x3 is x mean minus x3 and so on. Delta xn is x mean minus xn। समझ गए? ये हमारे पास आ रहा अलग अलग का डेल्टास, ठीक है। अब अगर हम यहां पे क्या लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, यहां पे हम एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। अब जब हम एवरेज लेंगे तो हम लिखेंगे डेल्टा एक्स मीन। डेल्टा एक्स मीन क्या है, डेल्टा एक्स मीन क्या है, व्हाट डज डेल्टा एक्स मीन मीन्स? सो डेल्टा एक्स मीन इज डेल्टा x1 मॉड डेल्टा x2 मॉड प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा xn मॉड डिवाइड बाय n। मतलब क्या हुआ इसका, हम ये कह रहे, हमने जो कहा हर एक रीडिंग में जो एरर आ रहा था ना, हर एक रीडिंग में जो एरर आ रहा था हमने उसका भी एवरेज ले लिया, ठीक है। तो हमने कहा कि ऑन एन एवरेज हम इतना गलती कर रहे। अब क्योंकि मॉड लिया है तो एक एरर दूसरे एरर को कैंसिल करने वाला नहीं है, मुझे एक्चुअल में उनका एवरेज मिलेगा कि ऑन एन एवरेज हम कितना गलती कर रहे, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई ये वैल्यू आ रही है और ऑन एन एवरेज हमारी गलती इतनी हो रही है। जो ट्रू वैल्यू है एक्स की, इट शुड बी द मीन वैल्यू, इट शुड बी द मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा एक्स मीन। Now what is delta x mean? We call delta x mean as a mean absolute error. We call this as mean absolute error, ठीक है ना। So x equals to x mean plus minus delta x mean, that is the mean absolute error। मतलब रीडिंग तो ये है लेकिन इसमें इतनी गलती होने की संभावना है। डेल्टा x mean गलती होने की संभावना है, पॉजिटिव साइड भी हो सकती है, नेगेटिव साइड भी हो सकती है। तो ट्रू वैल्यू शुड लाई बिटवीन समवेयर देयर, ठीक है। मतलब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x मीन माइनस डेल्टा x मीन एंड शुड बी लेस देन इक्वल्स टू x मीन प्लस डेल्टा x मीन।
ये हमको मिल रहा, ये हमको मिल रहा, ठीक है, ये वैल्यू हमको मिल रही है। चलिए बच्चे समझ गए, बहुत सही। अच्छा, हमने मीन एब्सोल्यूट एरर तो निकाल दिया कि हम ऑन एन एवरेज कितनी गलती कर रहे हैं, लेकिन एरर का असली मापक मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं होता। जैसे कि मैं कहूं कि मैंने जो गलती करी, मैंने जो एरर किया वो 1 सेंटीमीटर का एरर किया, बताओ ये एरर बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? बताओ ये एरर बहुत बड़ा है कि बहुत ही छोटा एरर है? तो बेटा ये बताना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ये बताना बेटा बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि एरर बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है। डिपेंड करता है कि आप किसको मेजर कर रहे हैं। जैसे अगर मैं इस पेन की लेंथ को मेजर कर रहा और इसकी मेजरमेंट में मैंने 1 सेंटीमीटर का एरर कर दिया तो इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज एरर। और अगर मैं एक हाईवे के लेंथ को मेजर कर रहा और उसकी लेंथ में मैंने 1 सेंटीमीटर का एरर कर दिया तो बहुत एक्यूरेट रीडिंग कहलाएगी वो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसको मेजर कर रहे हैं। तो आपकी रीडिंग के सामने आपका एरर देखा जाएगा। रीडिंग बहुत बड़ी है तो एरर उसके हिसाब से छोटा कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम डिफाइन करते हैं 2 और टाइप के एरर, एक को बोलते हैं रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर बोल सकते हैं उसको, और दूसरा होता है परसेंटेज एरर। सो रिलेटिव होता है एरर डेल्टा एक्स मीन डिवाइड बाय एक्स मीन। फ्रैक्शन ले लिया ना हमने उसका कि भैया मीन के सामने डेल्टा एक्स मीन कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो उससे आपको क्या मिलता है? रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज एरर इज डेल्टा एक्स मीन डिवाइड बाय एक्स मीन इनटू 100। ये है आपका परसेंटेज एरर, दैट इज योर परसेंटेज एरर। क्लियर बच्चा? समझ गए? सारी बातें समझ में आ गई आपको यहां तक? ठीक है, तो क्या करना है यहां पर? मीन लेना है, मीन से माइनस करना है, मॉड लेके मीन लेना है, तो एक्स मीन और डेल्टा एक्स मीन आपको मिल जाएगा। दोनों का रेशियो लेना है, परसेंटेज रिलेटिव भी मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बेटा, पॉज एंड सॉल्व करना है इसको। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने टाइम पीरियड मेजर किया है एक ऑसिलेशन का सिंपल पेंडुलम की, ठीक है। इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स, जो हमने मेजरमेंट्स करी, द रीडिंग्स टर्न आउट टू बी, रीडिंग क्या है हमारे पास? देखो रीडिंग लिखते हैं यहां पे 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80, ठीक है। हमें लेना है इसका मीन, तो हम इन सबको जोड़ेंगे और डिवाइड बाय 3 और 2 5 कर देंगे, ठीक है। तो इनका सम डिवाइड बाय 5 कर देंगे। सम करते हैं बेटा, यहाँ कितना आ रहा है? 6 और 3 9 और 1 10 2 12, हाथ से लगा 1, 6 और 6 12 और 4 16, 16 और 15 31, हाथ से लगा 3, तो 4 पंजे 20 और 3 13, 13.12 डिवाइड बाय 5 हमको मिल रहा। इसको डिवाइड कर देंगे बेटा हम, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 31, तो 5 30, 5 30, ठीक है ना, 12, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, तो 2.624, ठीक है। और अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें तो बेटा ये आएगा 2.62 सेकंड समय, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस पर था, तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके 2.62 कर दिया, 2.62 कर दिया। ये हमें बेटा मीन वैल्यू मिल गई, मीन वैल्यू मिल गई हमें, तो ये टी मीन मिल गया, टी मीन मिल गया हमको, ठीक है। टी मीन मिल गया, 2.62 आ गया, ठीक है, 2.62 टी मीन आ गया। रीडिंग तो आ गई हमारी, बट कह रहा कि एब्सोल्यूट एरर्स कितना है इसके अंदर, रिलेटिव एरर कितना है, परसेंटेज एरर कितना है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर्स मतलब सब रीडिंग में अलग बता दो, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर उनका एवरेज लेना होता है, ठीक है। तो अगर हम अलग अलग रीडिंग में देखें तो बड़ा पहली रीडिंग के अंदर हमें मिल रहा 0.01 का, क्योंकि हम क्या करेंगे 2.63 माइनस 2.62 कर देंगे, ठीक है। मॉड डालना है हमें, तो टेंशन वाली बात है नहीं, 0.01 का हमको एरर मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। सेकंड में देखते हैं 2.63 से 2.56 माइनस करेंगे बेटा कितना आएगा हमारे पास, बताओ। तो बेटा हमें 0.06 मिलेगा। नेक्स्ट में कितना आएगा बेटा, 42 है, 62 है, तो 0.20 मिलेगा बेटा, काफी बड़ा एरर है, 2.020 मिल रहा है। नेक्स्ट में कितना आ रहा है बेटा, 0.09 का एरर आ रहा है, इस बार थोड़ा सा बड़ा चला गया ये, मतलब ये क्वांटिटी इससे बड़ी हो चुकी है अब, ठीक है। इसमें थोड़ी छोटी क्वांटिटी थी, इसमें थोड़ी छोटी क्वांटिटी थी, ठीक है। तो हमें जो मिल रहा है बस वो आप देखते जाओ और नोट करते हुए चले जाओ, माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे माइनस करने कितना आएगा, 0.18 आ जाएगा। एक बार चेक करते हैं बेटा, 0.18 को इसको मैं ऐड करो कितना आएगा, 70 80 आएगा, ठीक है। 9 को ऐड करो कितना आएगा बेटा, 17 आएगा, ठीक है। 28 को कितना आएगा बेटा, 70, 20 माइनस करना पड़ेगा इसमें, 20 माइनस करो 42 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 6 माइनस करो बेटा 50 से, ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। ये आपके पास बेटा एब्सोल्यूट एरर्स आ चुके हैं। अब बेटा इसका भी मीन लेना है आपको, इसका भी मीन लेना है। तो कितना आएगा मीन आप देख सकते हैं। तो 9 और 1 10, 10 और 14 24 का आंसर लगा 2, 2 दूनी 4 1 5, 0.54 आ रहा। कैलकुलेशन बेटा एक बार देख लेना, मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप एक बार कैलकुलेशन फटाफट अपनी कॉपी पे अच्छे से करके देख लेना, ठीक है। तरीका समझ में आना चाहिए आपको, तरीका हम क्या कर रहे हैं। ये एब्सोल्यूट एरर्स हैं बेटा, ये क्या है, इनका सम आ गया और सम को डिवाइड करेंगे बेटा 5 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, सम को डिवाइड करेंगे हम 5 से 0.54 डिवाइड बाय 5, तो बेटा ये आपके पास टी डेल्टा टी मीन आ जाएगा, डेल्टा टी मीन आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर सकते हैं आप इसको, कितना आ रहा है 0.108 और अगर आप इसको 0.11 कह सकते हैं, अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो डेल्टा टी मीन की वैल्यू आपको मिल रही कितनी, 0.11 के बराबर आपको मिल रही, ठीक है। तो डेल्टा मीन आ चुका आपके पास, टी मीन आ चुका आपके पास। अब वो कह रहा है रिलेटिव एरर निकाल दो, तो रिलेटिव एरर कितना आएगा बेटा, रिलेटिव एरर कितना आएगा, तो बेटा ये आएगा 0.11 डिवाइड बाय 2.62, ये आपके पास रिलेटिव एरर आ गया। आपके पास परसेंटेज एरर कितना आएगा बेटा, परसेंटेज एरर, तो 0.11 डिवाइड बाय 2.62 इंटू 100 करोगे तो आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगा। कैलकुलेशन की बात रहेगा, ये कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। तरीका आई होप आपको समझ में आता होगा, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल चीजें हैं, कोई भी मुश्किल वाली बात इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। असली मुसीबत तब आती है जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाकर कोई चीज निकालते हो। जब मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाकर चीजें निकाली जाती है ना, तो उसमें प्रोपोगेशन ऑफ एरर होता है। तो अब मैं बात करता हूं यहां पर बेटा प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स की, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, इसके अंदर बेटा मैथमेटिकल ऑपरेशंस की वजह से एरर्स कैरी ऑन हो रहे हैं। अब कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको मिल सकते हैं उनकी बात करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि मान ली हमारे पास एक क्वांटिटी x है जिसकी वैल्यू है x प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। एक वैल्यू y है जिसकी वैल्यू है y प्लस माइनस डेल्टा y, ठीक है। और हम कह रहे हैं सबसे पहला हमने ऑपरेशन लगाया इस पर, x हमने कहा कि z, लेट्स से z इज इक्वल टू x प्लस y, सम करा हमने, तो क्या लिख पाएंगे हम, जब हम सम करेंगे इसको तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई। सिंपल आप लिख देंगे इसको, सिंपल, इनको आपस में जोड़ देंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे, ये आपका एरर जुड़ गया, ये आपकी वैल्यू जुड़ गई। तो ये हो गया आपके लिए z, ये हो गया बेटा आपके लिए z, और ये हो गया आपके लिए डेल्टा z, ये हो गया डेल्टा z, ये डेल्टा z बनेगा आपका और ये z बनेगा आपका। द वैल्यू ऑफ z इज हियर, दैट इज डेल्टा z, समझ गए। अगर यहां पर आपको निकालना हो परसेंटेज z, तो क्या निकालोगे आप कहोगे इट इज डेल्टा z अपॉन में z इंटू 100, मतलब क्या हुआ, डेल्टा x प्लस डेल्टा y अपॉन में x प्लस वाई इंटू 100, ये आप लिखोगे परसेंटेज z। ये बेटा परसेंटेज z आ गया। कोई आपसे डेल्टा z कितना है बता दो, तो डेल्टा z लिख दिया ऑलरेडी, डेल्टा x प्लस डेल्टा y है, ये हमारे पास डेल्टा z आ गया। सो हम कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट एरर्स जुड़ेंगे यहां पर टू गिव द नेट एब्सोल्यूट एरर। परसेंटेज एरर इस तरीके से निकल सकता है, एब्सोल्यूट एरर आपस में जुड़ जाएंगे। ये था समीशन के लिए, ये था आपका फर्स्ट केस, समीशन के लिए था फर्स्ट केस आपके सामने आ चुका। अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं बेटा। सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल आइडेंटिकल ऐसा ही होता है, सिंपली आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो आप कह रहे हैं जड़ क्या है, जड़ है x माइनस वाई, ठीक। तो आप यहां पर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे x माइनस वाई, लेकिन अब यहां पे प्लस माइनस है, ठीक है। तो ऐसे में आपको माइनस नहीं करना है, आपको इनको करना ऐड ही है, मतलब वैल्यूज तो सब्ट्रैक्ट हो रही, एरर सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। क्या मतलब है, हमें पता ही नहीं कि एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो एरर को माइनस भी कर देंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता नहीं कि एरर किस डायरेक्शन में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया x के अंदर एरर पॉजिटिव हुआ और y के अंदर एरर नेगेटिव हुआ, और y के अंदर एरर नेगेटिव हुआ। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखना, ऐड हो गए ना ये। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ना कि ऐड हो जाए, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है। तो ऐसे में हम इसको मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो आ सकता है ना उसकी बात करते हैं। तो माइनस करने पर भी जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आने की गुंजाइश है बेटा वो कितनी है,
डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई आने की है। तो ये ध्यान रखना, करना तो माइनस ही है वैल्यूज में, लेकिन एरर तब भी ऐड करने हैं, एरर कभी भी माइनस नहीं होंगे, एरर तब भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका z आ गया। तो बेटा डेल्टा z की वैल्यू कितनी लिखोगे, डेल्टा z इज स्टिल डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, और परसेंटेज z क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई इंटू 100। ये आ गया आपके पास। आई होप ये क्लियर हो गया अब आपको, ठीक। प्लस माइनस वाज वेरी सिंपल, आप देख सकते हो दोनों केसेस में क्या हो रहा, एब्सोल्यूट एरर्स जुड़ रहे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होता है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर z की वैल्यू है x इंटू वाई, z की वैल्यू है x इंटू वाई, तो यहां पे आपको करना क्या है, मैं आपको मेथड भी बता रहा हूं और फिर उसके बाद आप लोगों को आंसर भी याद करना है। तो पहले मेथड की बात करते हैं। तो मेथड ये है बेटा कि आपको यहां पर आपको यहां पर दो तरीके करने हैं। पहला तरीका क्या है, यहां पर आप सिंपली डिफरेंशिएट करो। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डेल्टा z, dz बोल लो, डिफरेंशिएट कर रहे हो तो dz इक्वल्स टू एक्स डी वाई प्लस वाई dx, ठीक है ना। ये आ गया, प्रोडक्ट लगाया ना आपने। नाउ अगर एरर्स भी हम बहुत स्मॉल लेके चल रहे हैं, फॉर वेरी स्मॉल एरर्स dz बोलो या डेल्टा बोलो एक ही बात होगी, क्योंकि स्मॉल लेके चल रहे हैं, एरर्स आर नॉर्मली स्मॉल, राइट। बड़े एरर्स तो रीडिंग ही खराब है आपकी, मतलब कुछ कर नहीं सकते आपका, ठीक है ना। तो डेल्टा z इज इक्वल टू एक्स डेल्टा वाई, यहां पर ये एरर्स हो जाएंगे। अब तो एक तरीका आपके पास ये होता है एरर्स लिखने का। क्लियरली यहां पर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई नहीं आ रहा, मतलब यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर ये जुड़ रहा है खाली, मतलब यहां पर एब्सोल्यूट एरर जुड़ नहीं रहे, एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा जेड ये आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा तरीका यहां पर होता है उसमें आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। आप यहां पे पहले लॉग ले लो, लॉग ले लो, तो आप बोलोगे लॉग z इज लॉग एक्स वाई, तो लॉग एक्स वाई इज लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, है ना भाई, लॉग z आ गया आपके पास। अब डिफरेंशिएट कर दो, अब लॉग z का डिफरेंशिएट होता है 1 बाय z, तो 1 बाय z, फिर z का डिफरेंशिएट dz, 1 बाय x dx, 1 बाय y dy, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो dz बाय z इंटू 100, dx बाय x इंटू 100, dy बाय y इंटू 100। तो बेटा ये परसेंटेज z बनता है, ये परसेंटेज x बनता है, ये परसेंटेज y बनता है। आई बात समझ। तो क्लियरली यहां पर क्या हो रहा, यहां पे परसेंटेज एरर्स जुड़ रहे, यहां पर एब्सोल्यूट एरर्स नहीं जुड़ रहे, परसेंटेज एरर्स जुड़ रहे। ये निकालने के बाद परसेंटेज एरर निकालने का एक और तरीका है, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो आप परसेंटेज z को बोल सकते हो डेल्टा z बाय z इंटू 100 बोल सकते हो ना। सो व्हाट इज डेल्टा z, डेल्टा इज x डेल्टा y प्लस y डेल्टा z, एंड व्हाट इज z, z इज x इंटू y, z इज x इंटू y, तो पता ही है, इंटू 100, ठीक है। तो बेटा यहां पर बनेगा डेल्टा y बाय y प्लस डेल्टा z बाय z, डेल्टा x बाय x, z कहां से आ गया, ये डेल्टा x बाय x इंटू 100, ठीक है भाई। तो ये बनेगा परसेंटेज y प्लस परसेंटेज x, ये हो गया आपका परसेंटेज z। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये मेथड यूज ना करो, बट कहीं कहीं पर ये मेथड भी आपके काम आता है। तो ये और ये दो तरीके आपके पास आ गए, इन तरीकों से अपना आंसर आप निकाल सकते हो। अब अगर बात करें बेटा डिवीजन की, अगर z बराबर x बाय वाई होता है तो अगेन आप लॉग लेके करोगे, माइनस आएगा बीच में, उसको प्लस कर देना है, नेगेटिव नहीं करना है। सारा घुमा फिरा के आपको मिलेगा कि परसेंटेज z इज नथिंग बट परसेंटेज x प्लस परसेंटेज y, वही खेल जो मल्टीप्लिकेशन में था। कहने का मतलब यह है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर एब्सोल्यूट एरर्स को जोड़ा जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की, जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की, तब आप परसेंटेज एरर्स को जोड़ते हो। तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर इन दिस केस, एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा। तो बेटा अगर आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो dz, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा y dx माइनस x dy डिवाइड बाय y स्क्वायर। क्वोशंट रूल लगाया है मैंने, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाया था, यहां पर क्वोशंट रूल लगाया मैंने।
नीचे वाई स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। बट अब ऊपर जो है माइनस नहीं लेना है। जब आप इसको एरर के टर्म में लिखोगे तो एरर घटाएंगे नहीं, एरर बढ़ेंगे, इसलिए प्लस एक्स डी वाई डेल्टा वाई लिखना पड़ेगा आपको। बस ये आपको ध्यान देना है कि यहां पर प्लस आना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। तो बेटा ये आपका फॉर्मूला आ गया, परसेंटेज एरर जुड़ रहे लेकिन डेल्टा एरर का फॉर्मूला आपके पास अलग आ रहा। तो ये डेल्टा एरर के फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, परसेंटेज एरर से आपके जुड़ जाएंगे। और एक दो केस यहां पर हैं, उन केसेस को भी आप देख लो। डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, आप याद कर सकते हो कि अगर आपके पास है z इज इक्वल टू एक्स की पावर a, y की पावर कुछ माइनस भी आप ले सकते हो, ठीक है ना, दिखाने के लिए दिखा रहा हूं मैं आपको। तो अब जो पावर है ना बेटा वो आगे आती है, आप चाहो तो कर लो उसको, लॉग ले लो, मैं दिखा दूंगा कैसे हमने किया। लॉग z इज इक्वल टू लॉग x की पावर a लॉग y की पावर माइनस b। तो अब क्या होगा, a लॉग x माइनस b लॉग y, माइनस b लॉग y लॉग z आ रहा है। डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, dz बाय z a dx बाय x माइनस b dy बाय y। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो परसेंटेज z परसेंटेज x प्लस, जब मैं इसको एरर में कट करूंगा तो मैं माइनस नहीं करना है, प्लस करना है, ये आपको ध्यान रखना है बस। तो भले ही पावर माइनस में क्यों ना हो, परसेंटेज एरर जब लिख रहे हैं तो यहां पर आपको ऐड ही करना पड़ेगा, ये चीज आपको भूलनी नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, माइनस नहीं कर देना, बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद तो खेला बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान खेला है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक। आगे देख लेते हैं बेटा, आगे देख लेते हैं। तो हम कह रहे हैं एक और रिजल्ट आता है हमारे पास, अगर आपको मिल रहा कुछ इस फॉर्म में कि 1 बाय z इज 1 बाय x प्लस 1 बाय y, इस फॉर्म में आपको मिल रहा, तो इफ यू डिफरेंशिएट हियर यू विल गेट dz बाय z स्क्वायर dx बाय x स्क्वायर dy बाय y स्क्वायर, ये आएगा आपके पास dz बाय z स्क्वायर dx बाय x स्क्वायर dy बाय y स्क्वायर। माइनस भी रहेंगे, यहां भी माइनस, तीनों माइनस हट जाएंगे, ठीक है। अब 1 बाय x मतलब x की पावर -1 का डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो -1 आगे आएगा, पावर में -2 जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आती है तो बेटा फिर उसका क्वेश्चन नहीं हो सकता ये सवाल, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर देखो आप पहले तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, अब तो वो तो आनी ही चाहिए, सब चीजें हम पढ़ा चुके हैं आपको अच्छे से। अब जाकर आपका जिम्मेवारी है, जो चीज आपको नहीं आती, जो चीज छूटी हुई है उसको जाके रिवाइज कर लो। ये कैसे आ रहा है ये मत पूछना, मतलब ये तो हमने पहले ही करा दिया है, इसको अच्छे से करना है, ठीक है ना। एक लेक्चर में डिफरेंशिएशन से लेकर लास्ट तक नहीं कर सकता ना, तो अलग अलग लेक्चर बने, सारे लेक्चर देखोगे तभी चीजें समझ में आएंगी, तभी आपकी पूरी लर्निंग बनेगी, ठीक है, मेहनत करनी है। खैर, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, इस फॉर्मूले को आपको बड़ा याद कर लेना है। यहां पर ये फॉर्मूला आ गया, यहां पर ये फॉर्मूला आ गया, ठीक, क्लियर। अब बेटा ये इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन बोल दिया उसने कि भैया एक वॉल्यूम निकाल रहे हो आप एक सिलेंडर की, ठीक है ना, तो क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये फॉर्मूला हो गया ना वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर की। अब वो आपको कहेगा भैया परसेंटेज आर दे देगा, कहेगा परसेंटेज आर दे रखा है आपको 2% का, परसेंटेज एल दे रखा है आपको 1% का, बताओ परसेंटेज वी कितना होगा, बताओ परसेंटेज वी कितना होगा, ये पूछ लेगा आपसे। तो करना क्या है आपको देखो भाई, तो पाई तो कांस्टेंट है ना यहाँ पे, इसमें कोई एरर नहीं है, पाई तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसको भूल जाओ। तो परसेंटेज ये लगाओगे, परसेंटेज एरर इन V विल बी 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन R प्लस परसेंटेज एरर इन L, ये लगाओ। बहुत सबसे ज्यादा पावर बेटा यही है, आपको यूज करना है, कई चैप्टर में मैंने आपको बताया है ये, ठीक है। तो 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 परसेंटेज आर इज 2, परसेंटेज एल इज 1, ठीक है। तो 4 प्लस 1 5% आ रहा, दैट इज डेल्टा, दैट इज परसेंटेज वी, परसेंटेज वी इज 5%, क्लियर बेटा, ये आपके सामने आ गया, ये आपके सामने आ गया, ठीक है। अच्छा जी, सारे फॉर्मूले मैंने आपके सामने बेटा खोल के रख दिए हैं। अब वक्त आ गया है हम इसके ऊपर करते हैं एक क्वेश्चन, हम इसके ऊपर बेटा लगाते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हम सारे के सारे जितनी बातें करी हैं सबको हम रैप अप करके चलेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है हमारा, फटाफट हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो हम कह रहे हैं कि मान लिया हमारे पास x है 4.0 प्लस माइनस 0.1, y हमारे पास है, लेट अस से इसको एक काम करते हैं, बड़ा कर देते हैं और 8 कर देते हैं इसको, 8
y हमारे पास है 4.0 प्लस माइनस 0.1, ये हमने ले लिया, x ले लिया और y ले लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है, आपको बताना है फर्स्ट फाइंड डेल्टा z एंड परसेंटेज z इन इफ पहला केस z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अगर ये हो तो बताना है। दूसरा केस z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। तीसरा केस z इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। चौथा केस z इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाय वाई। पांचवा केस z इज इक्वल्स टू x बाय रूट वाई, ऐसे कुछ कर लेते हैं, x बाय रूट वाई, कुछ पावर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, x बाय रूट वाई एंड लास्ट केस लेते हैं यहाँ पे, छठा केस लेते हैं यहाँ पे, दैट 1 बाय z इज 1 बाय x प्लस 1 बाय। ठीक है, सारे केसेस में आपको आपके आंसर निकालने हैं, तो बड़े फटाफट निकाल दो सारे आंसर्स, निकाल दो फटाफट सारे आंसर, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहे हैं आपके, फटाफट निकालो सारे आंसर बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आओ, जब बेटा ये प्लस में होगा तब क्या होगा तो वैल्यू सिंपल ऐड हो जाएगी, तो स्मॉल z या z की जो वैल्यू लिखेंगे हम कितनी आएगी, z की वैल्यू हमारे पास आने वाली है 8 प्लस 4 दैट इज 12, z आ गया। बट डेल्टा z कितना होगा, तो आपको पता है डेल्टा ऐड हो जाता है, तो 0.1 प्लस 0.1 कितना हुआ, 0.2 हो गया, तो आप बोलेंगे 0.2 हो गया, ये भी ऐड करना, ये भी ऐड करना। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ओके, बट व्हाट इज परसेंटेज z, तो परसेंटेज z इज डेल्टा z अपॉन में z इंटू 100, सो डेल्टा z इज 0.2, z इज 12 इंटू 100, दैट मीन्स 20/12%, काफी बड़ा परसेंटेज आ गया इसके अंदर कि 20/12% हमारा आंसर आ रहा, 1% समथिंग इसमें चेंज हमें मिल रहा, बहुत बड़ा तो नहीं, स्मॉल ही है, 1% समथिंग के आसपास कुछ हमें परसेंटेज चेंज यहाँ पे, परसेंटेज एरर यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जब माइनस कर रहे हैं तब क्या हो रहा, जब माइनस कर रहे हैं तो हमें वैल्यू माइनस करनी है, तो बेटा z की वैल्यू हमें मिल रही 8 माइनस 4 दैट मीन्स 4.0, हमें डेल्टा z की वैल्यू मिलेगी, तो डेल्टा z में माइनस नहीं करना, एरर को ऐड ही करना है, ध्यान रखना है। तो 0.1 प्लस 0.1 विल बी 0.2 ये हमें मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तो परसेंटेज z कितना मिलेगा, तो इट इज डेल्टा z अपॉन में z इंटू 100 मिलेगा, तो 5% के आसपास हमें आंसर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपका एरर जो है बढ़ रहा है, बिकॉज वैल्यू कम हो रही है लेकिन एरर तो उतना ही आ रहा। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन। जब ये मल्टीप्लाई हो रहे तब क्या हो रहा है, जब ये मल्टीप्लाई हो रहे तब क्या हो रहा है, काम को थोड़ा मिटा के इसको ऊपर लिख लेते हैं। और अब करते हैं इसकी चर्चा। जो मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, तो z की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 32.0, 4 8 32, 32.0। ठीक है, अब डेल्टा z का फॉर्मूला क्या है, तो बेटा डेल्टा z का फॉर्मूला हमारे पास है, डेल्टा z का फॉर्मूला हमारे पास है कितना, x डेल्टा y प्लस y डेल्टा x। तो अब बेटा इसको सिंपल ऐड नहीं करना, हमें ये करना होगा। तो x की वैल्यू बेटा 8 है और डेल्टा y की वैल्यू 0.1 है, y की वैल्यू बेटा 0.1 है, सॉरी 4.0 है, और डेल्टा x की वैल्यू 0.1 है। इसको जोड़ेंगे तो बेटा 1.2 आ रहा, 1.2 आ रहा। आई बात समझ में, ये दिखना है आपको। तो परसेंटेज z कितना होगा, बेटा दो तरीके आपके पास। पहला तरीका क्या है, आप डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 कर लो, तो 1.2 डिवाइड बाय 32 इंटू 100, ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस 0 से ये 0 कट गया और ये आ रहा 120 डिवाइड बाय 32। इसको अगर हम 4 से कट कर दें, 4 से कट दिख रहा है, 4 से कट कर दें तो 4 3 12 और 4 8 32। अब इसे 2 से कट करता हुआ दिख रहा है, 2 से 4 कट ये 15 हो जाएगा, 15/4% दिख रहा, 15/4% दिख रहा। ठीक, अब इसको निकालने का एक तरीका और है। क्या तरीका भाई, इसको निकालने का तरीका कि आप पहले परसेंटेज x निकालो, तो परसेंटेज x विल बी 0.1 इंटू 100 डिवाइड बाय 8। ठीक है, और परसेंटेज y निकालो कितना है, 0.1 डिवाइड बाय 4 इंटू 100। तो ये हमें मिल रहा 10/8 मतलब 5/4%,
और ये हमको मिल रहा है कितना 10/4 मतलब 5/10/4 ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं कहूं कि परसेंटेज जेड क्या है, परसेंटेज एक्स प्लस परसेंटेज वाई है, तो बताओ परसेंटेज एक्स कितना था 5/4, परसेंटेज वाई कितना 10/4, कितना आ रहा 15/4। आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है ना। सो 2 मेथड्स, आप यहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं तो ये भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने आपको दिखाया, किसमें दिखाया ये, मैंने आपको दिखाया ये मल्टीप्लिकेशन में। अब डिवीजन के अंदर बेटा परसेंटेज जेड तो वही रहेगा, परसेंटेज जेड तो यही रहेगा आपका कितना 15/4%। आप चाहे तो करके देख लो 15/4%, क्योंकि उसमें भी परसेंटेज एरर्स ऐड होते हैं। एक्स और वाई के परसेंटेज एरर तो यही है 5/4 10/4, जोड़ोगे तो 15/4 आना ही आना है। लेकिन डेल्टा जेड कितना होगा, तो बेटा डेल्टा जेड का फॉर्मूला क्या हमारे पास, डेल्टा जेड हमारे पास है एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। तो x कितना हमारे पास, x है 8.0 इंटू डेल्टा वाई 0.1, y कितना है 4.0 0.1, वाई स्क्वायर मतलब कितना हुआ 4 स्क्वायर 16 हो गया। तो ऊपर आ रहा 1.2, नीचे आ रहा 16, ये हमारा आंसर आ रहा। इतना हमारे पास क्या आ गया बेटा, डेल्टा जेड की वैल्यू हमको ये मिल गई, डेल्टा की वैल्यू हमको ये मिल गई, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी z इक्वल्स टू x/√y की, ठीक है ना, x/√y की बात करते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि देखो पहले z की वैल्यू निकालते, z कितना है, तो हम कह रहे हैं z कितना है, z है x कितना है 8.0 √y कितना आ रहा 8/2 मतलब 4 आ रहा, 4 आ गया। तो z की वैल्यू तो 4 आ गई, ठीक है ना, z की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब बात करते हैं z तो आ गया हमारे पास, z तो आ गया हमारे पास, परसेंटेज z कितना है और डेल्टा कितना है। तो परसेंटेज z कैसे लिखा जाएगा, तो परसेंटेज z विल बी x की पावर 1 है ना, तो परसेंटेज x डाल देंगे, y की पावर 1/2 है, ऊपर जाके -1/2 बनेगी, बट उससे माइनस में से फर्क पड़ता नहीं है, तो प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज y, क्योंकि पावर 1/2 है तो हम 1/2 आगे लगा देंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये, आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा जी, तो देखो परसेंटेज x कितना है, परसेंटेज x हमने निकाल रखा है, ये है 5/4% प्लस 1/2, परसेंटेज y कितना है 10/4, ठीक है। इस 2 से बेटा ये कट के ये 5 बनेगा, 5/4 प्लस 5/4 10/4 बनेगा, मतलब 5/2% मतलब 2.5%। सो परसेंटेज जेड आ गया 2.5%, परसेंटेज जेड आ गया 2.5%। अच्छा सर डेल्टा कैसे निकलेगा, तो हमें पता है कि भैया परसेंटेज जेड कुछ और नहीं बल्कि डेल्टा जेड अपॉन में जेड इंटू 100 होता है ना। परसेंटेज जेड इज 2.5, डेल्टा जेड निकालना है और z की वैल्यू है 4 इंटू हमें करना है 100, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा z कितना आ रहा, ये आ रहा 2.5 इंटू 4/100, ये आ रहा। सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर। क्लियर बेटा, समझ में आया आपको। चलो बढ़ते हैं आगे। लास्ट आपके सामने केस आ रहा, ये है बेटा 1/z इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y। अब इस केस में मैंने आपको बताया था कि ये होता है डेल्टा z/z का स्क्वायर, डेल्टा x/x का स्क्वायर, डेल्टा y/y का स्क्वायर। ये करना है हमको, ठीक है बच्चों। तो फटाफट इसमें सारी वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आंसर आता है आपका। ओके फटाफट देखिए कितना आंसर आता है इसका। चलो सो डेल्टा z/z, तो पहले z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको, z की निकालते हैं यहां से हम। तो 1/z इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/4। एलसीएम बेटा 8 आ गया हमारे पास, तो हम कह रहे हैं 1/1 प्लस 2 मतलब 3/8। तो z की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, z की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपके पास 8/3 आ जाएगी, ठीक है। सो डेल्टा z विल बी इक्वल्स टू 8/3 का स्क्वायर इंटू डेल्टा x। अब डेल्टा x बेटा 0.1 था याद करो, और x की वैल्यू कितनी थी 8 थी, स्क्वायर करेंगे यहां पे, प्लस डेल्टा y बेटा 0.1 था और ये 4 का स्क्वायर था, ठीक है बच्चों। तो 64 आ रहा यहां पे 9 आ रहा, 0.1 बेटा कॉमन आ रहा, 1/64 प्लस 1/16 आ रहा। 64 को काम करते हैं अंदर ले जाते हैं, तो 0.1 डिवाइड बाय 9, 1 प्लस 4 5 आ जाएगा ये, तो 0.5/9 इज डेल्टा z। ऐसे डेल्टा z को निकाल लेते हैं हम, समझ गए। एक बार हमको डेल्टा z मिल गया
तो हमको परसेंटेज एरर भी मिल जाएगा। परसेंटेज एरर कितना होगा बेटा? परसेंटेज एरर विल बी डेल्टा जेड अपॉन में जेड इंटू 100। डेल्टा जेड इज 0.5 डिवाइड बाय 9 एंड जेड की वैल्यू कितनी आया हमारे पास? 8/3 है, 8/3, तो इट इज 8/3 इंटू 100। ठीक है, तो बड़ा कितना आएगा? ऊपर 50 आ रहा, नीचे 3 8 24 आ रहा। इतना परसेंटेज एरर, लगभग 2% के आसपास का एरर आ रहा, लगभग 2% के आसपास आपको एरर। ठीक है बच्चों, तो जितने भी केसेस पॉसिबल थे हमारे एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के और पावर के और इस फॉर्म के सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए। उसके ऊपर क्वेश्चन भी हमने देखा, सारा कुछ कर लिया, एवरेज वाला भी देख लिया, रैंडम एरर भी देख लिए, टाइप्स ऑफ एरर भी देख लिए, बहुत सारी चीजें हमने इस क्लास में पढ़ ली हैं बेटा। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगली क्लास में। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।